तो अब हम आज की क्लास के अंदर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पढ़ा था। आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन इससे भी आप अराउंड 10 रेज़ टू पावर माइनस जो है आप 7 मीटर तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। यानी कि जो हमारी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ तक ही हम लाइट के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो होती है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर। तो हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर से छोटी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, एटम होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, न्यूक्लियस होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो अगर हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम एटम देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे को जो एटम होगा वो नहीं दिखाई देगा, ना ही हमें उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है घूमते हुए, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो हमें नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद में जब माइक्रोस्कोप से हम कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम को नहीं देख पाते हैं, या बहुत छोटे बैक्टीरिया, वायरस को हम नहीं देख पाते हैं, तो फिर एक न्यू डिस्कवरी हुई, वो थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव की प्रॉपर्टी की हेल्प से जो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, ये जो लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का होता है। यानी ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 मीटर तक के छोटे ऑब्जेक्ट को ये देख सकता है। लेकिन अगर 10 रेज़ टू पावर 8 या माइनस 9 से नीचे छोटा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको ये नहीं देख पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हायर रेजोल्यूशन पावर का जो माइक्रोस्कोप होता है उसे हम टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो टनलिंग माइक्रोस्कोप जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है। इसकी हेल्प से हम एटम्स वगैरह को देख सकते हैं। तो अब जैसे जैसे हमारी फिजिक्स में एडवांसमेंट हो रहा है, फिजिक्स के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ का डिस्कवरी हो रही है, वैसे वैसे हम न्यू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स को डिस्कवर कर रहे हैं और उनकी रिजोल्यूशन पावर बढ़ती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे जाकर वो ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल थ्योरी हो गई आपके माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम आगे जो है, हमारी एनसीईआरटी की बुक जो है उसने हमको एक ऑलिक एसिड मेथड दिया हुआ है। ऑलिक एसिड मेथड जो है, इसकी हेल्प से हम ऑलिक एसिड के डायमीटर का, ऑलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसके डायमीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा। उसके कैलकुलेशन का एक मेथड दिया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और अगर ढंग से समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है। तो अब हम ऑलिक एसिड मेथड पढ़ रहे हैं और आपको पहले ये याद रखना है ऑलिक एसिड मेथड क्या मेथड है। ऑलिक एसिड मेथड जो है, ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर को, यानी उसका जो व्यास होता है वो कितना मोटा है, ऑलिक एसिड का जो डायमीटर है, मॉलिक्यूल का डायमीटर है, उसको मेजर करने के लिए काम आता है। तो अब हम जो है ऑलिक एसिड मेथड को स्टडी करेंगे। तो अब मैं आपको ऑलिक एसिड मेथड समझा रहा हूँ। तो देखिए, ऑलिक एसिड मेथड क्या कहता है इसको समझिए। ऑलिक एसिड मेथड सबसे पहले कहता है कि आप क्या करो कि एक ऑलिक एसिड की लेयर बनाओ। मान लो ये एक ऑलिक एसिड की लेयर है। ये लेयर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये लेयर जो है ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है और ये जो लेयर है ये लेयर ऑलिक एसिड की लेयर है। अब हम ये लेयर जब हम बीकर में बनाएंगे तो ये लेयर जो होगी ये ऊपर से देखने पे सर्कुलर दिखेगी, पर मैं आपको समझाने के लिए ये जो लेयर है ये क्यूबॉइड की फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको,
लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली अभी हम इसको समझेंगे तो वो जो होगी वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ऊपर से देखने पे सर्कुलर बनेगा। तो ये एक ऑलिक एसिड की लेयर है और इस ऑलिक एसिड की लेयर के अंदर ये एक ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। यानी ये जो हमें लेयर बनानी है, ये लेयर की जो थिकनेस है वो थिकनेस जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल की जितनी होनी चाहिए। यानी इस लेयर के अंदर केवल एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब देखो ये जो लेयर है, इस लेयर की ये थिकनेस हो जाएगी, ये इस लेयर की थिकनेस हो जाएगी और ये इस लेयर का ऊपर वाला एरिया हो जाएगा। तो हमें इसकी थिकनेस कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होगी वही इसके डायमीटर डी के इक्वल होगी। हमें एक्चुअल में इसका डायमीटर निकालना है, उसके लिए हम थिकनेस निकालेंगे। अब आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस। ये आपको याद रखना है। V का मतलब वॉल्यूम है, A का मतलब एरिया है, T का मतलब थिकनेस है। तो जो थिकनेस निकलेगी, थिकनेस हो जाएगी वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो अगर हम किसी ऐसा मैथमेटिकल मेथड लगाएं और उससे हम वॉल्यूम और इसका एरिया कैलकुलेट कर लें, इसका वॉल्यूम और इसका एरिया कैलकुलेट कर लें, तो हम इसकी थिकनेस निकाल लेंगे। अगर यही डायग्राम मैं ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाऊं, इसी डायग्राम को मैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाऊं, तो इसके अंदर ये चीज तो हो जाएगी इसकी थिकनेस, इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का डायमीटर हो जाएगा और ये इसका ऊपर से एरिया आ जाएगा। तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा वो एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगी। तो थिकनेस जो होगी वो वॉल्यूम अपॉन एरिया होगा। तो ये इसका सेम फॉर्मूला रहेगा। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक प्रिपरेटरी मेथड को हमने समझ लिया है। ये एक्चुअल में हम थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, थिकनेस ही इसका डायमीटर होगा और डायमीटर जो होगा वो इस लेयर के वॉल्यूम अपॉन लेयर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल होगा। ये आपको बेसिक बात मैंने समझा दी। अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ऑलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है। हम बनाते हैं ऑलिक एसिड सॉल्यूशन। ऑलिक एसिड सॉल्यूशन कैसे बनता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर का मतलब ये हो गया कि ये आपका जो कंटेनर है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसका जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वो आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 11th की फिजिक्स में जब भी हम सीसी बोलेंगे तो इसका मतलब वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस पूरे कंटेनर को हम एक प्योर ऑलिक एसिड से फिल नहीं करेंगे। इसके अंदर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब तो डालेंगे ऑलिक एसिड। रिमेनिंग 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हम इसमें डाल देंगे अल्कोहल। तो सबसे पहले इससे बनाने से, इसको भरने से पहले हम एक छोटा एक कंटेनर और ले लेंगे। ये कंटेनर जो होगा वो 1 इंटू 1 इंटू 1 का होगा। यानी ये प्योर ऑलिक एसिड से आप भर दीजिए। सबसे पहले इसमें प्योर ऑलिक एसिड को आप भर दीजिए। इस प्योर ऑलिक एसिड को इस बड़े वाले कंटेनर में डिप कर दीजिए, डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब तो आ गया है ऑलिक एसिड। रिमेनिंग 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसके अंदर आपका आ चुका है अल्कोहल। तो 1 सेंटीमीटर तो हो गया ऑलिक एसिड का, 19 सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया वो हो गया इसके अंदर अल्कोहल का। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसके अंदर इसकी बताइए आप ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, तो इसका वॉल्यूम तो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा 1/20। 1/20 इसका कंसंट्रेशन होगा। इसके 20 पार्ट में 1 पार्ट जो है वो ऑलिक एसिड का है। बाकी का बचा हुआ 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो प्योर अल्कोहल का है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। इससे एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक कंटेनर ले लेना है। यहाँ से इसमें से जो लिक्विड है उसको निकालकर 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये कंटेनर ले लोगे और
इसको वापस एक बड़े कंटेनर में डालोगे। ये कंटेनर 20 सेंटीमीटर क्यूब का होना चाहिए। ये हमारा जो कंटेनर है ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का है। इसके अंदर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ये वाला सॉल्यूशन डालेंगे। तो ये वाला सॉल्यूशन डाल के इसको पूरा भरने के लिए हम इसके अंदर बचा हुआ जो 19 सेंटीमीटर क्यूब है वो हम इसके अंदर अल्कोहल डाल देंगे। तो हम इसमें बचा हुआ 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसके अंदर हम अल्कोहल डालेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर हमारा कंसेंट्रेशन कितना हो गया ओलिक एसिड का। इसमें कंसेंट्रेशन हो गया 1 × 20 क्रॉस 20, क्योंकि 1/20 तो हमारे पास में कंसेंट्रेशन पहले से था। अब ये और कम हो चुका है, इसमें और ज्यादा हमारा ओलिक एसिड आ चुका है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ओलिक एसिड सॉल्यूशन को बनाने का मेथड जो है उससे क्लियरली समझ लिया है। अब हमें क्या करना है, आगे इस डायग्राम को समझिए कि हमें एक बीकर लेना है। इस बीकर को 3/4 वाटर से भर देना है। इसके अंदर 3/4 वाटर भर देना है और इसके ऊपर एक पाउडर का स्प्रे करना है। नाम याद करके जाना है, लाइकोपोडियम पाउडर। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि वाटर और ओलिक एसिड के सॉल्यूशन के आपस में मिक्सिंग होने से उसको रोकता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें लाइकोपोडियम पाउडर को इसके ऊपर स्प्रे कर देना है और फिर इस सॉल्यूशन की, जिसके अंदर ओलिक एसिड का कंसेंट्रेशन 1/20 × 20 है, इसकी एंड ड्रॉप्स इसमें डालनी है। इसमें एंड ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 ड्रॉप डालेंगे बीकर की साइज को देखते हुए। तो हम इसमें एंड ड्रॉप इसके अंदर डालते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है 2 ड्रॉप डालनी है या 3 ड्रॉप डालनी है, एंड ड्रॉप डालेंगे। तो अब इस एंड ड्रॉप का जो वॉल्यूम इसके अंदर आया है उसके अंदर ओलिक एसिड कितना हो गया, उसमें ओलिक एसिड का कंसेंट्रेशन हो गया एंड ड्रॉप इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू 20 × 20। देखिए ये मैंने कंसेंट्रेशन लिखा है ओलिक एसिड सॉल्यूशन का। ये ओलिक एसिड सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन है। ये कैसे निकाला है मैंने, एन तो हो गई नंबर ऑफ ड्रॉप, वी हो गया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, इस एक ड्रॉप का वॉल्यूम, और इसमें कंसेंट्रेशन हो गया 20 × 20। अब हम क्या करेंगे कि ओलिक एसिड की थिकनेस निकालेंगे। तो ओलिक एसिड की थिकनेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर इतना वॉल्यूम के अंदर इतना कंसेंट्रेशन है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे NV/20 × 20 अपॉन एरिया। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, कोई भी बीकर होता है उसकी ऊपर वाली सरफेस का एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। πr² जो है सर्कल का फॉर्मूला है, वो आपको लगा कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया ओलिक एसिड की जो लेयर बनेगी उसकी थिकनेस कैसे निकालते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिर्फ ये हमारी फिजिक्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे को ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी पूछा नहीं गया है, ना तो किसी कंपटीशन में, ना ही कोई स्कूल लेवल के एग्जाम के अंदर। लेकिन इसमें हमें कई चीजें सीखने को मिलती है कि अगर हमें थिकनेस निकालनी हो तो अपन वॉल्यूम अपॉन एरिया से निकाल सकते हैं, किस तरह से हम कंसेंट्रेशन निकालते हैं, किस तरह से हम एंड ड्रॉप्स के वॉल्यूम में कितना ओलिक एसिड का कंसेंट्रेशन है। काफी नए कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस वाला टॉपिक और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। आपको इसे समझना है, अच्छे से समझना है। मैं कुछ आपको ऐसे यूनिट्स बताऊंगा, उन यूनिट्स को आपको याद रखना है। ये हमारी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में काम आती है। तो पहली यूनिट है लेंथ की 1 फर्मी। ये अभी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको 12th की फिजिक्स में भी फायदा देगी। तो इससे आप कभी नहीं भूलें, 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो 1 फर्मी होती है। तो इसे हमेशा अच्छे से याद रखें। फिर याद रखें 1 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0 लगाना है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये होता है 10⁻⁻10 मीटर।
एटम्स के जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसमें हमेशा जो साइज होती है वो 10⁻⁻10 नहीं देकर एंगस्ट्रॉम में दे रखी होती है। तो हमेशा 10⁻10 आप एंगस्ट्रॉम हटा के करेंगे, तो इससे याद रखेंगे, इस टॉपिक को अपनी कॉपी में लिख के रखना है। अगली यूनिट है 1 AU। ए का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यू का मतलब है यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो है अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी यू समझ लीजिए अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और इसकी वैल्यू याद करेंगे 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। कई बार हमें न्यूमेरिकल में जो लेंथ होती है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में गिवन होती है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है 1 LY लाइट ईयर। लाइट ईयर, देखो ईयर नाम सुन के हमें लगता है कि कोई टाइम का यूनिट होगी, लेकिन ईयर एक टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर जब भी आएगा तो वो एक डिस्टेंस की यूनिट है। अब लाइट ईयर जो है वो कैसे बना है, तो जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइट की स्पीड वैक्यूम में। लाइट की स्पीड को C से लिखते हैं, जनरल स्पीड को V से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बाइक की स्पीड को V से लिखेंगे और लाइट की स्पीड को हम C से लिखेंगे। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम के अंदर है, लेकिन जैसे जैसे एयर, ग्लास वगैरह में लाइट एंटर करती है स्पीड कम ही होती है। वैक्यूम में हाईएस्ट होती है, जैसे जैसे डेंसर मीडियम में जाती है लाइट की स्पीड कम होती जाती है। तो याद रखेंगे लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर क्या है कि जो लाइट है वो 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कोई भी लाइट की रे, अगर एक लाइट को मैं आज यहाँ से छोड़ दूं, 1 साल बाद में ये जहां तक पहुंचेगी, यहाँ से छोड़ने के बाद में लाइट 1 साल के अंदर जितना आगे पहुंच जाएगी वो डिस्टेंस लाइट ईयर होगा। ये आपको याद रखना है। और लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इससे आप याद रखें, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज नोन एज लाइट ईयर, और ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ रहे हैं, वो यूनिट है पारसेक। पारसेक क्या है? दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। सेक पढ़ के कई जने सेकंड बोल देते हैं, पैरालेटिक सेकंड भी इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन, पैरालेटिक सेकंड, लेकिन ये सेकंड मतलब टाइम की यूनिट नहीं है। पारसेक इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। तो हमेशा आप याद रखेंगे जो पारसेक होता है इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पारसेक क्या होता है कि 1 सेकंड का एंगल जो बनता है, अगर रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर ले ली जाए तो 1 सेकंड का जो एंगल बनता है वो एंगल 1 पारसेक के इक्वल होता है। ये तो कोई नहीं पूछता है पारसेक क्या होता है, लेकिन ये पूछा जाता है पारसेक किसकी यूनिट है। तो आप याद रखना, पारसेक इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस की सारी मैंने यूनिट बताई है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है, मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल डिस्टेंस खत्म होता है। अब मैं आपको 2 वैल्यूज और बता रहा हूँ। मिनिमम डिस्टेंस इस यूनिवर्स में कितना है और मैक्सिमम डिस्टेंस इस यूनिवर्स का कितना है। तो आपको इसे याद रखना है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, आज तक जो हमारे जो वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिनिमम डिस्टेंस 10⁻⁻15 को माना है। और ये डिस्टेंस जो होता है ये न्यूक्लियस की साइज है। न्यूक्लियस की साइज जो होती है, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो साइज है, वो साइज को हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो मिनिमम डिस्टेंस मानते हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको लिखना है एल, मिनिमम की वैल्यू याद रखनी है 10⁻⁻15 मीटर। और अगर हमें पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम डिस्टेंस जो है
वो याद रखना है 10 टू द पावर 26 मीटर। 10 टू द पावर 26 मीटर जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस किसका है? ये हमारा जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की बाउंड्री को अप्रोक्सीमेटली हम 10⁻26 मीटर मानते हैं। हालांकि इसमें अभी कई आगे रिसर्च चल रही है, कई साइंटिस्ट बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं इस नेचर में। कुछ लोग बोल रहे हैं यूनिवर्स जो है वो डेफिनेट शेप का है। बहुत सारी आगे रिसर्च चल रही है। तो जैसे जैसे फिजिक्स एडवांस होगी, हो सकता है इस मैक्सिमम और इस मिनिमम डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अपडेट होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में ये मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ द मास। मास का मेजरमेंट आप सब लोगों को पता है कि जो मास होता है, मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी। जैसे ये पेन है, इस पेन का मास है 10 ग्राम या 20 ग्राम। तो इसके अंदर जो प्लास्टिक जो भरा हुआ है, प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स का जो मास है, क्वांटिटी जो है उनकी, वो है उसका मास। तो आपको मेजरमेंट ऑफ मास जो है वो फिजिकल बैलेंस से लेबोरेटरी के अंदर आप इसको निकालना सीखेंगे। वो हमारी बुक में गिवन नहीं उसको निकालने का मेथड, तो वो हम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी के अंदर ही उसको सीख पाते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि इस नेचर के अंदर जो मिनिमम मास आज तक मेजर हुआ है वो हुआ है 10⁻⁻30 kg। यानी ये ऑर्डर बताया मैंने आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो उसका ऑर्डर हो गया 10⁻30 kg। तो याद रखेंगे आप, मिनिमम मास जो आज तक मेजर्ड हुआ है वो 10⁻30 kg है। और अब बात आती है मैक्सिमम मास की। तो याद रखेंगे मैक्सिमम मास जो है वो इसके यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स का मास है, ये मिनिमम मास है। और जो मैक्सिमम मास है वो है 10⁻55 किलोग्राम। तो ये याद रखेंगे, जो मैक्सिमम मास है वो 10⁻55 किलोग्राम है और मिनिमम मास जो है वो 10⁻30 kg होता है। अब आ जाइए, आपको बता देते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम पे चल जाते हैं अपन। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ मास हो गया, इसमें दो डेटा याद रखने हैं। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए हम यूथ तो डेली लाइफ के अंदर वॉच को यूज करते हैं। आपने देखा होगा वॉच भी आजकल काफी एक्यूरेट आती है, लेकिन वॉच जो होती है वो वॉच हमेशा थोड़ी बहुत उसमें एरर आई जाती है। जैसे हमारे घड़ी की वॉच, मोबाइल की वॉच, आगे पीछे 1-2 मिनट रहती है, कुछ न कुछ उसमें गैप आ जाता है। लेकिन जब फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स की बात के अंदर 1 सेकेंड नहीं, 1 माइक्रो सेकेंड नहीं, 1 पिको सेकेंड का भी अगर गैप आ जाता है टाइम मेजरमेंट में, तो पूरे वर्ल्ड